ठीक है, सब लोग आ गए हैं। अच्छा, गुड्डू नहीं है, अभी गायब है। देखिए, हम लोगों ने कल टॉपिक लिखा था साइंस में पादप हार्मोन्स। ठीक है, पादप हार्मोन्स। तो क्योंकि हार्मोन्स इंसानों में भी होते हैं और हार्मोन्स पौधे में भी होते हैं, तो ठीक है, तो हार्मोन क्या है? एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। हार्मोन प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला विशेष प्रकार से एक प्रोटीन है। ठीक है, एक बार कुछ नहीं भी बनाता, हार्मोन्स क्या होते हैं? तो ये विशेष प्रकार का एक प्रोटीन है। ये जीवित प्राणियों में पाया जाता है। जीवित प्राणियों का मतलब है ये पौधों में भी पाया जाता है और जंतुओं में भी पाया जाता है ना। हम लोग हार्मोन्स का जो मतलब है मोस्टली गलत ही निकालते हैं, सुना भी, ये लोग कहते भी हैं। तो हार्मोन्स का मतलब होता है कि सिर्फ सेक्स हार्मोन्स की बात नहीं है कि बॉडी के एनर्जीज के साथ बढ़ते हैं। तो बॉडी में और भी तरह के हार्मोन होते हैं जो हमारे बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। तो कभी ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो हार्मोन है वो क्या है? तो हार्मोन एक तरह की प्रोटीन होते हैं। इनका काम क्या होता है हार्मोन्स का? ये हमारी बॉडी की ग्रोथ को या बॉडी के डेवलपमेंट को या बॉडी के जो मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से सबसे पहले प्लांट की बात कर लेते हैं। एक आपने हार्मोन सुना होगा, ऑक्सीटोसिन। सुना होगा आपने, ऑक्सीटोसिन एक इंजेक्शन होता है। ठीक है, और वो ज्यादातर एनिमल्स को दिया जाता है, जानवरों को। मतलब वो ऐसे जानवरों को दिया जाता है जो गाय या भैंस दूध नहीं देती है, या जो दूध निकालने नहीं देती, या दूध कम देती है, ऐसे जानवरों को दिया जाता है हार्मोन। हालांकि गवर्नमेंट ने उसको उसके सेलिंग पर और उसके मैन्युफैक्चरिंग पर, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर बैन लगा दिया है। ऑक्सीटोसिन नाम सुना होगा आपने। ठीक है, तो उसका मिसयूज भी बहुत होता है हार्मोन का। तो हार्मोन, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है, पहले मुझे याद है कि पहले, बहुत पहले 1996 के आसपास, मुझे थोड़ा थोड़ा 93 में मैं चीजों को समझने लगा था, है ना। 92 में, 93 में, उस समय प्राइस था उसका 10 पैसा, फिर हुआ उसका 50 पैसा, आज पता नहीं क्या है, मिलता ही नहीं मिलता है। तो उसका मिसयूज भी बहुत होता है। ठीक है, तो कभी, और मिसयूज ये होता है कि ये एनिमल के लिए है, डॉक्टर लोग कभी कभी इसको ह्यूमन के लिए यूज करते हैं, ऑक्सीटोसिन को। ठीक है, तो उसी तरह का हार्मोन प्लांट में भी पाया जाता है। और पादपों में हार्मोन्स, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, हार्मोन्स इन प्लांट, इन प्लांट, हार्मोन्स इन प्लांट। तो कौन कौन से हार्मोन है उसको समझ लीजिए। तो एक तो ये क्वेश्चन बनेगा, ये किस में पाया जाता है, एनिमल में या प्लांट में? तो सबसे पहला जो 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 है हार्मोन, वो है ऑक्सिन। ऑक्सिन, ठीक है, ये पहला हार्मोन है ऑक्सिन, AUXIN, ऑक्सिन्स। ठीक है, ये पहला हार्मोन है ये। हाँ, ये इस पहली बात है, ये प्लांट में पौधे के ऊपरी भाग में पाया जाता है। ठीक है, ऊपरी भाग में पाया जाता है। ठीक, इससे पौधे में वृद्धि होती है, पौधे में लंबाई बढ़ती है। ठीक है, लंबाई इससे बढ़ती है, और ये पौधों की पत्तियों को गिरने से रोकता है, गिरने से रोकता है। ठीक है, ये चीज है।
तो ये पहली बात है, पूछेगा ऑक्सिन्स जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? वो प्लांट के ऊपरी पार्ट में पाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये पेड़ है ना, तो ये प्लांट के ऊपरी भाग में पाया जाएगा। और ये क्या है? पौधे की लंबाई को कंट्रोल करता है, यानी हाइट ऑफ प्लांट, यानी इससे पौधे की लंबाई बढ़ती है। दूसरी चीज क्या है? ये पत्तियों को गिरने से बचाता है, यानी पत्तियों को ये गिरने नहीं देता। किसी भी प्लांट में लंबाई कम रह जाती है ना। जैसे मान लीजिए जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनमें ये हार्मोन बहुत कम पाया जाता है। जो प्लांट लंबे होते हैं उनमें ये हार्मोन ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। और ये हार्मोन पत्तियों को गिरने से रोकता है, ठीक है। तो ये चीज है। पहली बात है कि ये प्लांट के ऊपरी भाग में है। दूसरी बात है इससे लंबाई बढ़ती है। तीसरी बात है पत्तियों को गिरने से रोकता है, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ये था आपका ऑक्सिन। ऑक्सिन तो ऑक्सिन जो है प्लांट में होता है। तो एक बार यहाँ पे इसको लिख देते हैं ना, ऑक्सिन है वो प्लांट में है। उसके बाद दूसरा है यहाँ पे, वो है हाँ जिब्रेलिन्स, ठीक है। जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन्स। तो सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि जिब्रेलिन्स क्या है। तो जिब्रेलिन्स एक हार्मोन है। ये क्या है? पादप हार्मोन है, ठीक है। ये पादप हार्मोन है और इसका काम क्या होता है? ठीक। ये दो काम करता है। पहले बात तो ये बौने पौधे को, ठीक है, बौने पौधे को ये लंबा कर देता है ना। यानी अगर कोई छोटा पौधा है, लंबाई बढ़ा देता है। बौने पौधे को ये लंबाई बढ़ा देता है, ठीक है। उसके बाद ये हार्मोन्स फल फूल लाने में मदद करता है, लाने में मदद करता है, ठीक है, मदद करता है। कभी आपने देखा है कि आपके बाग में, आपके कहीं आसपास में कई बार ऐसा होता है कि कुछ पेड़ होते हैं उनपे फल नहीं आते। कई बार ऐसा बाग में आपकी कोई पेड़ होता है उस पे कई सालों से फल नहीं आते, कई साल हो गए हैं फल नहीं आते, और ये अक्सर आपके आसपास होता है। तो ये क्या है कि ये पौधों को फल और फूल लाने में सक्षम बनाता है, ठीक है, ये है। उसके बाद है साइटोकाइनिन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दूसरा क्या था इसमें? जिब्रेलिन, ठीक है, जिब्रेलिन। सॉरी यहाँ पे लिखते जाएंगे हम लोग ताकि कंफ्यूजन ना हो। और दूसरा इसमें है साइटोकाइनिन। तीसरा। तो पहला क्या था? ऑक्सिन था, और दूसरा इसमें है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, ठीक है, काइनिन। तो साइटोकाइनिन ये है, साइटोकाइनिन। देखो साइटोकाइनिन क्या करता है? साइटोकाइनिन पौधे को जो ओल्ड होने से बचाता है, यानी पौधे की वृद्ध अवस्था को ये कंट्रोल करता है, ठीक है, ये चीज है। हाँ, दो चीजें हैं इसमें। पहला चीज है साइटोकाइनिन क्या होता है? ये पौधे को जीर्णता से बचाता है। जीर्णता मतलब है ओल्डनेस से बचाता है, यानी पौधा हमेशा जो है यंग रहता है, इससे यंग, युगल। तो जीर्णता से बचाता है। दूसरा चीज है ये कोशिका विभाजन में मदद करता है, ठीक है, कोशिका विभाजन में मदद करता है।
कोशिका विभाजन में ये मदद करता है, मदद करता है। देखो मदद करता है, जिससे क्या होता है, पौधे का विकास होता है, पौधे का विकास होगा। बहुत सही सी बात है, विकास होता है। जब पौधे में कोशिका विभाजन ही नहीं होगा तो कैसे होगा? तो दो चीज आपको याद रखना है कि साइटोकाइनिन क्या है, दैट इज कंट्रोल एज ऑफ प्लांट, कंट्रोल एज ऑफ प्लांट। यह हमेशा प्लांट को मतलब यंग रखता है, यूथ रखता है। कभी देखा नहीं, कोई पेड़ है वो बहुत पुराना हो जाता है, उस पे फल भी कम आना शुरू हो जाते हैं और उस पे पत्तियां भी गिरने लगती हैं, पौधे का कुछ भाग सूखने लगता है। ऐसा नहीं है कि पेड़ हमेशा ही रहेगा, पेड़ हमेशा नहीं रहता, कितना भी पानी दो। पेड़ में अगर आपको पानी भी दे रहे हो, सारी चीजें हैं, हार्मोन्स भी ठीक है और सब कुछ ठीक है किसी पौधे का, तो उसमें क्या होगा, पौधे का कोई भाग एक सूखने लगेगा। जैसे मान लीजिए, जैसे ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है और ये है, तो ये बहुत कोई दिक्कत नहीं, हेल्थी है। तो कभी क्या होगा, ये जो ब्रांच है ये सूख जाएगी, है ना। कभी क्या होगा, इसकी कोई ब्रांच होगी तो ये सूख जाएगी, फिर ये ब्रांच होगी, फिर ये सूख जाएगी। इसको बोलते हैं जीर्णता, यानी ओल्डनेस। और धीरे धीरे पौधा जो है पूरा सूखना शुरू हो जाएगा। जैसे हमारे बॉडी ना, कभी हमारे में शरीर में क्या होता है, पहले सबसे पहले हमारे क्या होता है, आंख की या कानों की क्षमता कम होती है लोगों को। जब ओल्ड एज की तरफ जाते हैं तो दिखाई देना कम होने लगता है, सुनाई भी कम देने लगता है, थोड़ा और जाते हैं तो चलने फिरने में परेशानी होती है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे बॉडी क्या होता है, ओल्डनेस की तरफ जाता है। उसी तरह से प्लांट है वो सूखने लगता है। तो ये था साइटोकाइनिन, एक हार्मोन है जो पौधे की दृढ़ता को रोकता है। कोशिका, ये भी बन सकता है कि ये शायद ईपी पीछे से बना भी था एक बार, कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कोशिका विभाजन में मदद करता है, तो वो साइटोकाइनिन है, ठीक है। तो ये था आपका साइटोकाइनिन। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं साइटोकाइनिन, है ना, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट इसमें है एबिसिकस एसिड, एबिसिकस एसिड, एबिस्कस एसिड, ठीक है, एसिड या एसिड, हाँ ये है एबिस्कस एसिड। तो ये है, देखिए इसका काम क्या है, इसको भी देख लेते हैं। तो पहली बात है कि ये पादप हार्मोन है, ये हमेशा याद रखना, आपको हर जगह लिखना है, सॉरी, है ना, हार्मोन्स है, ये पादप हार्मोन्स है। ये ये क्या होता है कि ये भी पौधे को यंग रखता है, ठीक है, यानी इसका भी काम है कि ये जीर्णता को रोकता है। दूसरा है, ये पुष्प लाने में सहायक होता है, पुष्प लाने में, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऑक्सिन और जेब्रेलिन और साइटोकाइनिन, तो ये इंपॉर्टेंट है। बस क्वेश्चन ये बनेगा, ये कौन सा इसमें नहीं है, ठीक है। तो अबिस्कस एसिड, ये भी एक प्लांट हार्मोन है, ये भी एक तरह से प्लांट हार्मोन है। उसके बाद है इथाइल एथिलीन, ठीक है। इसके बाद है एथिलीन, एथिलीन ये आपने सुना होगा, एथिलीन, ठीक है, ये आपने बहुत बार सुना होगा। ये बता सकते हैं अगर बताना चाहें तो, एथिलीन क्या है। बताएं कुछ। देखो कई बार बहुत बार क्वेश्चन बना पीसीएस में, ये एथिलीन क्या होता है। एथिलीन एक पादप हार्मोन्स है और ये पौधों को पकने में मदद करता है, पकने में, है ना, पकने में मदद करता है। एथिलीन
अगर किसी प्लांट में नहीं, जैसे मान लीजिए एक होता है एसिटिलीन, एक होता है एथिलीन, दोनों में बहुत कंफ्यूज होता है। तो एसिटिलीन है वो एक गैस है, ध्यान दीजिएगा, एसिटिलीन इज ए गैस, एक ऐसी गैस है एसिटिलीन जो पौधों, जो फलों को पकाने में काम आती है। जैसे जैसे मान लीजिए बनानास है, केला है, तो केला को अगर पकाना होता है आर्टिफिशियली, तो जहां केला रखा जाता है वहां पर एसिटिलीन गैस को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब जब केला खुद से पकता है प्लांट पे लगा हुआ, तो वो पौधे में एथिलीन हार्मोन होता है, उसकी वजह से पकता है, ठीक है। किसी भी फ्रूट्स को हमें पकाना है आर्टिफिशियली, जैसे हम मैंगो को पकाते हैं, आम को पकाते हैं, केले को पकाते हैं, इन पौधों, इन फलों को पकाने के लिए हमें एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है। और एक और है जो आप लोगों ने शायद कभी बचपन में देखा होगा, एक एक केमिकल होता है कार्बाइड, नाम सुना होगा आपने, एक कार्बाइड केमिकल होता है, उससे भी फल पकते हैं, लेकिन वो क्या है, बहुत पॉइजनस है, वो अलाउड नहीं है, वो तरह से पेस्टिसाइड होता है, ठीक है, वो पेस्टिसाइड है। तो ये ध्यान रखना है, ये क्या है, फलों के को पकने में मदद करता है, पकने में मदद करता है, ये बहुत बहुत बार पूछा है ना, हेल्प इन राइपिंग द फ्रूट, ये फलों के पकने में मदद करता है। और एसिटिलीन गैस होती है जो फलों को पकाने में काम आती है, एसिटिलीन, ये भी ध्यान रखना है, एसिटिलीन ये गैस है, ये भी बहुत बार पूछा गया है ना, एसिटिलीन ये गैस है जो फलों को पकाने के लिए आर्टिफिशियली काम आती है। तो आई थिंक ये इतनी चीजें हैं आपको, तो ये ध्यान रखना है, एसिटिलीन है वो एक गैस है, ठीक है। इतनी बातें अभी तक हमने बोली हैं। अब यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो बता दो, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं आपको, ठीक है। जैसे ऑक्सिन है, ऑक्सिन है, ये क्या करता है, ये पौधों की लंबाई बढ़ाने में काम करता है, ठीक है, लंबाई बढ़ाने का काम करता है। उसके बाद था जिब्रेलिन, जिब्रेलिन क्या करता है पता है? हाँ, ये जिब्रेलिन और कोई छोटा पौधा है तो उसको बड़ा कर देता है, और इसकी वजह से फल और फूल आते हैं। और साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन क्या होता है, पौधों की जीर्णता को रोकता है, और वही सेम एबैकिस एसिड करता है। एथिलीन पौधों को पकाने में काम आता है, ये अलग से है, ये ध्यान रखना है, ये जो पॉइंट है वो अलग से है, ये बात एसिटिलीन, ये हार्मोन नहीं है, एथिलीन हार्मोन है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि इस तरह से वो दे देगा आपको, क्या दे देगा, कि इस तरह से आपको दे देगा कि ए बी सी और डी, फिर आपसे पूछेगा कौन सा पादप हार्मोन नहीं है ना, कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, तो एसिटिलीन पादप हार्मोन नहीं है, एक गैस है, ये जब ध्यान रखना है। बताएं कोई दिक्कत, नैना, स्वप्निल? नो सर। नो सर। बस सिंपल समझना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन जो बनाएगा वो हार्मोन से बनाएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे जो बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट रिसर्च होती है, जैसे कई सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिन पे फल नहीं आते, फूल नहीं आते, जिनकी अच्छी से ग्रोथ नहीं होती है, तो उनके लिए हार्मोन उसमें लगाए जाते हैं, रूट्स के थ्रू आर्टिफिशियली हार्मोन दिए जाते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी को हार्मोन दिए जाते हैं उसी तरह से। नेक्स्ट हम बोलते हैं, नेक्स्ट है इसमें प्लांट डिजीज, प्लांट डिजीज, प्लांट डिजीज, पौधों की बीमारी।
प्लांट डिजीज, ठीक है, सॉरी प्लांट DI है इसमें, प्लांट डिजीज, पादप रोग, पादप रोग। क्वेश्चन ये बनेगा, जैसे मान लीजिए अगर उन्होंने पूछा एक रोग है, जैसे है मैजिक डिजीज, है ना, मैजिक डिजीज, तो ये पूछ सकता है मैजिक रोग जो है वो किस पौधे में होता है, मैजिक जो रोग है वो किस पौधे में होता है, तो इस तरह से वो क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना, मैजिक रोग किस में पौधे में होता है। तो इस तरह जो रोग हैं, और वो ये तो खैर बहुत मुश्किल है वो किससे होते हैं, तो फिर भी ये जानना ही रोग होता किस में है, ठीक है। तो सबसे पहली बात सुन लीजिए, ठीक है, तो मैजिक रोगी की बात कर लेते हैं हम लोग। तो मैजिक जो रोग है वो किसमें होता है, मैजिक रोग होता है तंबाकू में, ठीक है, टोबैको में होता है, और ये विषाणु से होता है, ठीक है। मैजिक रोग, मैजिक डिजीज इज रिलेटेड टू टोबैको, पहला, ठीक है, और ये विषाणु से होता है, वायरस से, ठीक है। उसके बाद है सैथिल रोग, सैथिल, सैथिल रोग, ये किसमें होता है, आलू से, आलू में होता है, आलू में, और ये जीवाणु से होता है, ठीक है, ये बैक्टीरिया से होता है सैथिल रोग। उसके बाद है इसमें अंगमारी रोग, तीसरा है इसमें है अंगमारी रोग, ये तो खैर बता देना चाहिए आपको, अंगमारी रोग बता सकते हैं, ये तो राइस में होता है, धान में होता है, ठीक है, और ये भी जीवाणु से होता है, ये तो पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है हम वही लिखा रहे हैं, ठीक है, अंगमारी रोग। उसके बाद है इसमें नेक्स्ट है इसमें टुंडू रोग, टुंडू, टुंडू रोग, टुंडू रोग ये किसमें होता है, गेहूं में, ये गेहूं में होता है, और ये जीवाणु से होता है, गेहूं में होता है और ये जीवाणु से होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है इसमें एक है मार्स रोग, मार्स रोग, जो पांचवा लिख लीजिए, मार्स रोग, मार्स रोग, ये होता है मटर में, ठीक है, और ये भी जीवाणु से होता है, मटर में होता है। एक है ब्लैक हट रोग, छठा है इसमें, लिख सकते हैं यहाँ पे, ब्लैक हट रोग, ठीक है, ये भी आलू में होता है, ठीक है, ब्लैक हट रोग। और उसके बाद इसमें कुछ रोग हैं, ठीक है, तो इतने ही रोग हैं जो मैक्सिमम होते हैं, और सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला है, एक तो मैजिक है और दूसरा अंगमारी है, ये दो पूछे गए हैं कई बार, ठीक है, मैजिक और अंगमारी रोग, ठीक है, तो ये था, और ये और भी जैसे ह्यूमन डिजीज ज्यादा पूछे जाते हैं।
उसके बाद हम लोग अच्छा एक टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं, वो है इसमें आगे तो है पारिस्थितिकी तंत्र, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो आपका है इकोसिस्टम में, तो वो हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, वो हम ज्योग्राफी में करेंगे। यहाँ पर बस ये है प्राणी विज्ञान करेंगे, मानव रोग। एक मिनट देख लेते हैं क्या टॉपिक आगे है। तो मैंने आपको सिलेबस दिया है, आपको जो सिलेबस मैंने दिया है वो आपके पास है या नहीं है? नहीं है किसी के पास? क्या सिलेबस था? ठीक है, सिलेबस आपके पास होना चाहिए। खैर चलिए फिर भी देखते हैं। उसके बाद सर है सिलेबस। हाँ, कुछ आइडिया है? देखिए इसमें जो एक शुरू, एक तो था हमने बायोलॉजी कुछ बेसिक किया था, उसके बाद बहुत सारी चीजें जैसे ब्लड है, ठीक है, ब्लड है, लीवर है, हार्ट है, ह्यूमन डिजीज है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो वो है जंतु विज्ञान, है ना, जूलॉजी, यानी जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान पर हम बात करेंगे, ठीक है। और इसमें टाइम कितना रह गया? अभी तो है टाइम ना, शुरू कर दें? क्या करें? गुड्डू भी नहीं आया, रचना भी नहीं, क्या सुनना जरूरी है। देखिए इसमें जो टॉपिक यहाँ पे है, मुझे लगता है कि ये हम लोग फ्रेश टॉपिक करेंगे पहले ही। तो एक बार जो इसके आगे टॉपिक शुरू करना था हमें इसमें दिया हुआ सिलेबस में, वो है पारिस्थितिकी तंत्र। इसको एक बार फॉर्मेट कर देते हैं, ठीक है, बाकी हम वहां भी कर लेंगे। तो पारिस्थितिकी तंत्र एक बार समझ लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी विज्ञान है, तंत्र नहीं है ये, ठीक है, पारिस्थितिकी विज्ञान। देखो समझना क्या है यहाँ पे कि जब हम लोग इसको ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, इको, ठीक है, पारिस्थितिकी को जब हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो हम पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ते हैं। जब हम साइंस में पढ़ते हैं तो इसको हम इकोलॉजी पढ़ते हैं। इकोलॉजी, इकोलॉजी अलग होता है, इकोसिस्टम अलग होता है, ठीक। वहां हम इकोलॉजी नहीं पढ़ते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं? दो वर्ड यहाँ पे होते हैं, एक तो होता है इकोलॉजी, है ना, और दूसरा होता है इकोसिस्टम। दो चीजें हैं यहाँ पे। इसको हम कहते हैं पारिस्थितिकी, ठीक है, इसको कहते हैं पारिस्थितिकी, और इसको कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, इसको कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। ये जो है ये हम लोग विज्ञान में पढ़ते हैं और ये हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है। इकोलॉजी का मतलब है साइंस रिलेटेड टू स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, तो हम पहले वहां पढ़ते हैं। तो फिलहाल लिख लीजिए इकोसिस्टम, इकोलॉजी क्या है। एक बार 2017 में क्वेश्चन आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और क्वेश्चन ये था कि इकोलॉजी क्या है, और लोगों ने समझा ये था कि इकोसिस्टम को, मैं इस पे बहुत फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि इकोलॉजी क्या होता है और इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है, दोनों में। बताएं कोई कंफ्यूजन अगर आपको क्लियर है तो बताएं। बताओ स्वप्निल, आपने शायद पढ़ा एनवायरमेंट, बताइए। नैना बताओ क्या होता है दोनों में अंतर, इकोलॉजी में और इकोसिस्टम, यानी पारिस्थितिकी में और पारिस्थितिकी तंत्र में। हम्म
देखिए क्वेश्चन ये बनाया था उन्होंने, पारिस्थितिकी क्या होता है। तो सपोज बहुत सिंपल एग्जांपल देते हैं हम, अगर हम राजस्थान के कैक्टस को पढ़ रहे हैं, अगर हम राजस्थान के नागफनी को या राजस्थान के कैक्टस को पढ़ रहे हैं, या फिर हम उत्तराखंड के या हिमाचल के जो कोणधारी वनों को पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम हिमाचल प्रदेश या लद्दाख के कोणधारी वन जो है वो एक लिविंग है, और उनका स्टडी करेंगे वहां के इन्वायरमेंट के साथ। ध्यान समझिएगा कि राजस्थान में थार में जो कैक्टस है, जो नागफनी है, उसका अध्ययन करना वहां के पर्यावरण के साथ, यानी कैक्टस का संबंध राजस्थान के इन्वायरमेंट से क्या है, कैक्टस का संबंध राजस्थान के इन्वायरमेंट से क्या है, या फिर कोणधारी वनों का संबंध लद्दाख के क्लाइमेट से क्या है, इसको हम कहते हैं इकोलॉजी। मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि अगर कोई भी लिविंग है जिस एरिया में, उस एरिया से, उस एरिया के क्लाइमेट से वो किस तरह से इफेक्ट है, वो कहलाता है इकोलॉजी। सीधे हिंदी में लिखिए इसको, फिर समझ जाएंगे आप कि हाँ, देख लीजिए क्या है ये, इसको लिखेंगे पहले। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है जिसमें जिसमें जीवधारियों, जिसके अंतर्गत, सॉरी, जिसके अंतर्गत, हिंदी में पहले लिख लीजिए, जिसके अंतर्गत जीवधारियों, जीवधारियों और जीवधारियों और उनके वातावरण और उनके, सॉरी, और उनके पर्यावरण या वातावरण के पारस्परिक संबंध, के पारस्परिक संबंध का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक, तो लिख लीजिए इंग्लिश में, इकोलॉजी इज द पार्ट ऑफ या ब्रांच, या इकोलॉजी, इकोलॉजी is the part of biology, biology in which we study livings with their environment। ठीक है, with their environment। तो ये है biology is the part of, sorry, ecology is the part of biology in which we study living with the environment। हम उसके जो प्राणी हैं उनके अध्ययन करते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया आपका इकोलॉजी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यहां समझिए कि जिसमें जीवधारियों, जीवधारियों का मतलब है चाहे वो कोई हिरन हो, चाहे वो कोई छोटा सा कोई भी जानवर हो, चाहे कोई पौधा हो, जीवधारियों और उनके पर्यावरण के पारस्परिक संबंध, ये मेन बात थी, पारस्परिक संबंध का अध्ययन। ठीक, इन विच वी स्टडी लिविंग विद देयर एनवायरनमेंट, उनके पर्यावरण के साथ जो अध्ययन किए जाते हैं उसको हम इकोलॉजी कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। कि अब और सिंपल में समझिए, क्या रीजन है कि पहाड़ी एरिया में, पर्वतीय भागों में जो वहां के प्लांट हैं वो नुकीले पत्तियां वाले होते हैं,
क्या कारण है कि पहाड़ों पर जो प्लांट है वो सीधे होते हैं, है ना? कौन कह सकते हैं ना कि कौन के आकार के, कोणधारी वन, इस तरह से। कभी आपने हिमालय में, क्या अभी आपने लद्दाख में कोई पेड़ ऐसा देखा है कि इसकी शाखा इस तरह से गई हो, कभी इस तरह से? कोई आपने ऐसा पेड़ देखा है लद्दाख में? नहीं। आपने लद्दाख में कैसे पेड़ देखे हैं? आपने लद्दाख में ऐसे पेड़ देखे होंगे, इस तरह से, इस तरह से पेड़ देखे होंगे, यानी ऊंचाई पर पेड़ ज्यादा हैं, इस तरह से आपने पेड़ देखे होंगे। तो क्या रीजन है कि पहाड़ों में इस तरह से पेड़ होते हैं और मैदानों में इस तरह से पेड़ होते हैं? इनका अध्ययन करना ही इकोसिस्टम है, इकोलॉजी है। क्या रीजन है कि पहाड़ों पर जो जानवर होते हैं उनके बाल बड़े होते हैं और पैर छोटे होते हैं? क्या रीजन है मैदानों में, मैदानों के जानवरों के बाल छोटे होते हैं और हाथ पैर सभी बड़े होते हैं? ठीक है, तो इसी का अध्ययन करना इकोलॉजी कहलाता है। अब ये तो हो गया इकोलॉजी। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। स्वप्निल, नैना, राहुल, बताओ। No, sir. नो सर। हाँ, अब देखो नेक्स्ट आता है, इसमें यहीं पे समझा देता हूं मैं आपको, इकोसिस्टम। और जो उन्होंने यूपीएससी में घुमाया था क्वेश्चन को, क्योंकि होता क्या है ना, हम लोग ये सीधे सीधे इकोसिस्टम समझने लगते हैं, इस वर्ड को लेकर उन्होंने घुमा दिया था, इस वर्ड को लेकर, और अच्छे अच्छे लोगों से क्वेश्चन गलत हो गया था, क्योंकि उन्होंने ठीक से डिफरेंस नहीं समझा था इकोलॉजी और इकोसिस्टम में। तो ये इकोलॉजी आप समझ गए। अब इकोसिस्टम का मतलब ये होता है कि इकोसिस्टम को देख लीजिए थोड़ा सा। इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है कि बहुत सिंपल वर्ड में बोलते हैं, नेचुरल लाइफ इन पार्टिकुलर एरिया, पार्टिकुलर एरिया, ठीक है, ये एरिया नेचुरल लाइफ। तो ये समझिएगा, व्हाट इज द इकोसिस्टम, नेचुरल लाइफ इन पर्टिकुलर एरिया, यानी प्राकृतिक रूप से जीवन किसी क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। किसी प्रदेश में, किसी प्रदेश में, ठीक है, जलवायु या प्रकृति के अनुसार जीवन, मतलब पौधे एवं जंतु पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है, तंत्र कहलाता है, ठीक है। जैसे राजस्थान के पौधे एवं जानवर या लद्दाख के पौधे एवं जानवर, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम थी? देखिए अभी हमने क्या बोला था कि किसी प्रदेश में जलवायु प्रकृति के अनुसार, जलवायु या प्रकृति के अनुसार जीवन यानी पौधे एवं जंतु पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं। जैसे राजस्थान में पौधे एवं जानवर या लद्दाख के पौधे या जानवर, ठीक है। तो उसी तरह से नेचुरल लाइफ इन पर्टिकुलर एरिया, तो लाइफ का मतलब सीधे है कि प्लांट और एनिमल, है ना। लाइफ का मतलब सीधे होता है प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। तो ये है। अभी इसमें कोई डाउट तो नहीं है, बता दो। ये कट गया था शायद पहले।
ठीक है। ठीक है, स्वप्निल, नैना, राहुल, समझ में आ रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है और पारिस्थितिकी क्या होता है, दो डिफरेंस है। अब उसके बाद है इसमें पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, है ना, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक समझिए इसको क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, घटक का मतलब है कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट मतलब होता है कि पारिस्थितिकी में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक, पारिस्थितिकी में क्या क्या चीजें होती हैं। तो इसको समझिएगा। देखिए, जब हम बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की घटक की, जैसे हमने बात की राजस्थान के पौधे एवं जंतु, तो पारिस्थितिक तंत्र के घटक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, दो होते हैं। पहला तो होता है बायोटिक, ठीक है, बायोटिक का मतलब होता है जैविक घटक, ठीक है, जैविक। प्लांट और एनिमल क्या है, जैविक है। दूसरा है अबायोटिक, है ना, अबायोटिक, ये होता है अजैविक। अजैविक में कौन कौन शामिल है, जैसे मान लीजिए मृदा है ना, जल है, वायु है, तो ये सब क्या है, अजैविक है ना, ये अजैविक है। तो बायोटिक का मतलब होता है जैविक, जिसमें जंतु हैं और पादप हैं। क्या क्या इसमें, एनिमल है और एनिमल्स हैं और इसमें प्लांट है, तो ये होता है जैविक। तो ध्यान रखना है कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो घटक होते हैं। पहले अजैविक और जैविक। अजैविक का मतलब है जिनमें लाइफ नहीं है। जैसे कोई पौधा है तो पौधा मिट्टी के बिना तो नहीं हो जाएगा, पौधा जल के बिना तो नहीं हो जाएगा, पौधा ऑक्सीजन के बिना तो नहीं हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ही अजैविक घटक है और जैविक घटक ये है, ठीक। अब बात आती है कि अजैविक जो जैविक घटक है वो कौन कौन से, कितने जैविक घटक होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स की, यानी जैविक घटक। जैविक घटक, इसको ना हम लोग साइंस में बायोटिक कम्युनिटी भी कहते हैं, है ना। इसको साइंस के एनवायरनमेंट की बुक में इसको बायोटिक कम्युनिटी भी कहते हैं, जैविक समुदाय, है ना। इसको हम लोग बायोटिक कम्युनिटी भी कहते हैं, बायोटिक कम्युनिटी, ठीक है, बायोटिक कम्युनिटी, जैविक समुदाय। अब देखिए इसमें भी तीन है ना, इसमें भी बायोटिक कम्युनिटी में भी तीन है। कौन कौन से हैं, बहुत इजी हैं। देखो, जो लिविंग है वो तीन टाइप के होते हैं, ठीक। पहला है उत्पादक यानी प्रोड्यूसर। अब समझ में आ गया होगा आपके, प्रोड्यूसर, उत्पादक यानी प्लांट, ठीक है, प्लांट्स होते हैं, पौधे हैं, वो क्या है, उत्पादक हैं। उसके बाद है उपभोक्ता, कंज्यूमर, जैसे एनिमल। एनिमल क्या है, वो सारे के सारे कंज्यूमर हैं, हम लोग क्या है, कंज्यूमर। उसके बाद है अपघटक, ठीक है, अपघटक यानी डीकंपोजर, डीकंपोजर, डीकंपोजर। जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया है, बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म जीव होते हैं जो डिकम्पोज करते हैं, चीजों को सड़ाते गलाते हैं, डिकम्पोज करते हैं, उनको हम अपघटक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ये पत्ती है, ठीक है, ये कोई पत्ती है, और इस पत्ती में क्या होगा कि अगर इस पत्ती को हम मिट्टी में दबा दें तो क्या होगा, कुछ दिन के बाद पत्ती ये खत्म हो जाएगी। छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव हैं वो उसको खत्म कर देंगे, उसको उसको सड़ा देंगे, गला देंगे, डिकम्पोज कर देंगे। यानी ये एक जैविक चक्र के बहुत बड़े भाग होते हैं। एक बार क्वेश्चन ये भी आया था कि उत्पादक, उपभोक्ता और डिकम्पोजर और अपघटक में
तीनों में सबसे ज्यादा संख्या में कौन होते हैं? तो सबसे ज्यादा संख्या में डिकम्पोजर होते हैं, ये बात ध्यान रखना है। डिकम्पोजर तो ये कार्बन साइकिल में भी काम करते हैं। उपभोक्ता वो हैं जो पौधे जो भोजन अपना खुद बना सकते हैं, जैसे हरा पौधा है वो अपना खुद भोजन बनाएगा, और जो एनिमल है वो भोजन नहीं बनाते हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं प्लांट ही खाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, और उसके बाद जो ये तो हो गया उत्पादक। आप जानते ही हैं कि उत्पादक कौन होते हैं। उत्पादक जो हैं वो प्लांट है यानी पौधे हैं। ठीक है, अब है उपभोक्ता। उपभोक्ता उपभोक्ता भी यहाँ पर हाँ, उपभोक्ता भी 3 प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता भी 3 प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें है ठीक है, पहले वो हैं, ये तो सब पता ही होगा। पहले वो हैं जो हरे पौधे खाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर वो हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, जैसे गाय है ना। और ठीक है, जो ऐसे उपभोक्ता हैं जो केवल और केवल वनस्पति खाते हैं। गाय है, भैंस है, बकरी है, और ये केवल वनस्पति ही खाते हैं, ये मांस नहीं खाते। ठीक, इनको बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। अब द्वितीय उपभोक्ता कौन होते हैं? द्वितीय, पहले तो प्राइमरी, फर्स्ट कंज्यूमर कौन है? जो केवल और केवल प्लांट खाते हैं। और सेकंड कौन से हैं? जो प्लांट, जो पौधे खाने वाले उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे लोमड़ी है, बाघ है, शेर है, वो आता है द्वितीय कंज्यूमर में। जैसे जैसे हिरन को लोमड़ी खा जाती है ना, बकरी को लोमड़ी खा सकती है, गाय को शेर खा सकता है। तो द्वितीय उपभोक्ता वो हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ताओं को, ठीक है, उपभोक्ताओं को खाते हैं। इनको हम मांसाहार भी कहते हैं, है ना, मांसाहारी भी इनको कहते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? जो केवल और केवल वेजिटेबल खाते हैं, बेज खाते हैं। और सेकेंडरी कौन है? जो बेज खाने वाले कंज्यूमर को खाते हैं। ठीक, उसके बाद है इसमें जो तृतीय है, और तृतीय वो हैं जो द्वितीय उपभोक्ताओं को खाते हैं। द्वितीय उपभोक्ताओं खाते हैं, जैसे लोमड़ी है, लोमड़ी कौन खाता है? शेर, है ना। ऐसे वो हैं जो द्वितीय, जैसे मेढक है, मेढक क्या खाता है? घास। मेढक को कौन खाता है? सर्प। सर्प को कौन खाता है? चील। इस तरह, तो चील क्या है, ईगल क्या है, वो तृतीय उपभोक्ता है। बस ये ध्यान रखना है, ये चेन बनी हुई है। पहले वो हैं जो प्लांट खाते हैं, दूसरे वो हैं जो उनको खाते हैं जो प्लांट खाते हैं, और तीसरे वो हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को, जो द्वितीय उपभोक्ताओं खाते हैं। बस ये चीज ध्यान रखना है। ये है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है, तो आगे आगे हम लोग जो कल से क्लास शुरू करेंगे वो करेंगे जंतु विज्ञान। क्योंकि टाइम कम था और टॉपिक ऐसा था कि आपको फिर से भी इसका करेंगे रिवाइज इन्वायरमेंट में, तो इसलिए हमने छोटा टॉपिक शुरू करवा दिया था। इतना ही था इसमें, बेसिक यही है। बाकी हम लोग जैसे हम पारिस्थितिकी का, नेक्स्ट हम बात करेंगे जंतु विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जंतु विज्ञान करेंगे, यानी जूलॉजी।
ठीक है, अभी हम लोग क्लास यहीं पे रोक सकते हैं।